हेलो बच्चों, मैं रीता, आपका आर स्टडी चैनल पे स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी सेकेंड सेमेस्टर आज पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जो कि आपका पाठ है स्वतंत्र अभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको जिससे अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम पाठ पे चलते हैं। हमारा पाठ है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है? अपने व्यक्तित्व, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? अपने विचारों तथा भावों को हम स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं, वह हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। जैसे मनुष्य की तरह अन्य जीव स्वतंत्र नहीं होते कि वह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सके। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी होता है, इसीलिए मनुष्य और अन्य जीवों में अंतर पाया गया है। मनुष्य अपने भावों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर लेता है, लेकिन अन्य जीव अपने भावों को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस तरह हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: अपने भावों तथा विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करना स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। अपनी अभिव्यक्ति को हम 2 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, एक होती है लिखित और एक होती है मौखिक। तो पहली हमारी अभिव्यक्ति क्या आती है? मौखिक आती है, क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम लिखना सीखते हैं। बच्चे जब कोई ऐसी परिमार्जित भाषा नहीं जानते हैं, तब भी उनको भाषा आता है, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, तो पहला बच्चा क्या सीखता है? मौखिक भाषा सीखता है। इसलिए हमारी पहली अभिव्यक्ति क्या आती है? मौखिक आती है। अब मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से प्रकट की जाती है, जैसे भाषण कला, वाद विवाद, साक्षात्कार आदि अनेक तरह से जो कुछ, जो भाषा, जो भाव या विचार हम मुख के द्वारा बोल के प्रकट करते हैं, वह हमारी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। दूसरी अभिव्यक्ति आती है हमारी लिखित। बच्चों, मुख्य रूप से हमारी 2 अभिव्यक्ति आती हैं, मौखिक तथा लिखित, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में 3 अभिव्यक्ति को शामिल किया गया है: मौखिक, लिखित तथा सृजनात्मक। तो दूसरी अभिव्यक्ति हम आपको पढ़ा रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है? अपने भावों तथा विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। जो विचार तथा भाव हम लिख के प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा लिखित अभिव्यक्ति में। इसमें क्या क्या आते हैं? उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम परीक्षा देते हैं, लिखित परीक्षा का आयोजन होता है। आप भी डीएलएड कर रहे हैं तो आपका मूल्यांकन लिखित परीक्षा के रूप में ही किया जाएगा। आप में जो मौखिक है वह बहुत कम होता है। जो प्रायोगिक परीक्षाएं की जाती हैं वह कहिए एक तरह से सृजनात्मक में हम उसको रख सकते हैं, और यहाँ आपका मूल्यांकन लिखित रूप से किया जाएगा, मौखिक रूप से नहीं किया जाएगा। तो जो लिखित परीक्षाएं होती हैं वो किस में आती हैं? लिखित अभिव्यक्ति में आती हैं। दूसरा हो गया निबंध प्रतियोगिता, कहानी लेखन, कविता लेखन इत्यादि। इन सब को हम अपनी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। कहानी हमारी दोनों अभिव्यक्ति में आता है, मौखिक अभिव्यक्ति में भी आता है और लिखित अभिव्यक्ति में भी आता है। तीसरी अभिव्यक्ति आती है हमारी सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजन का अर्थ होता है खोज करना, आविष्कार करना। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति भी हो सकती है और मौखिक अभिव्यक्ति भी। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में मौलिकता का विशेष महत्व होता है। मौलिकता के लिए अभिव्यक्तिकर्ता का संवेदनशील एवं कल्पनाशील होना आवश्यक होता है। जैसे कहते हैं नए आविष्कार करना, नई चीज़ों का सृजन करना। जब हम कोई चीज़ खोजते हैं तो सबसे पहले हम कल्पना करते हैं। अगर कल्पना नहीं करेंगे तो नई चीज़ों का आविष्कार नहीं कर सकते। जब हम कल्पना करेंगे तभी आविष्कार करेंगे। तो कल्पना सृजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
कल्पनाशील होना आवश्यक है और संवेदनशील, जैसे अकाल की विभीषिका पर निबंध लिखना है। जैसे आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया अकाल की विभीषिका पर, तो उसमें पहले आपको सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा कि अकाल क्या होता है। अगर आप अकाल के बारे में जानते हैं तो अकाल की विभीषिका मतलब अकाल का भीषण रूप क्या हो सकता है, उस पर आप कल्पना करेंगे, फिर उस पर आप तर्क करेंगे, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये हमारी सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अब मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता हम आपको बताएंगे। जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति में क्या विशेषता पाई जाती है, इसमें सुसभ्यता। सुसभ्यता का मतलब होता है सुंदर रूप से सुनाई देना। सु का अर्थ हो गया यहाँ सुंदर और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। सुंदर रूप से सुनना यानी स्पष्ट रूप से किसी वाद संवाद को सुनना। उचित गति, उचित गति होती है दूसरी विशेषता मौखिक अभिव्यक्ति की होती है उचित गति। बच्चों, हम आपको पहले भी बताए हैं कि कोई भी, चाहे आप भाषण कला हो, चाहे आपका वाद विवाद हो, चाहे आपकी कविता हो, चाहे आपकी कहानी हो, सभी में गति का विशेष महत्व होता है। आप किसी पाठ को बहुत तेज गति से अगर पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो ना आपके समझ में आएगा और ना उस पाठ का कोई आनंद मिलेगा। इसलिए उचित गति का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है भावानुरूप उतार चढ़ाव। जहाँ जैसे भाव आ रहे हैं, जो घटना घटित हो रही है, उस तरह का उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। चौथा है शुद्धता। हिंदी भाषा में वर्णों की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता पर विशेष महत्व दिया गया है। पांचवा है क्रमबद्धता। क्रमबद्ध, किसी भी घटना को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। अगर आप किसी घटना को क्रमबद्ध नहीं रखेंगे तो पाठ सही रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाएगा और आनंद की अनुभूति नहीं होगी और आपको पाठ सही से समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए किसी भी घटना को आपको एक क्रम बनाना होगा, क्रम के अनुसार ही प्रस्तुत करना होगा। छठवां है शिष्टाचार। शिष्टाचार का तो हमारे मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। इस तरह से हमारी हिंदी भाषा में और ज़्यादा महत्व है। जहाँ शिष्टाचार नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी हमारी अभिव्यक्ति आती है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति की विशेषता क्या होती है? लिखित अभिव्यक्ति की पहली विशेषता है दोष रहित वर्तनी। बच्चों, कुछ हमारी मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर पाया जाता है। आप देखे होंगे कि मौखिक रूप से जो शब्द या जो वर्ण हम उच्चारित करते हैं वह अगर लिखित रूप से अगर लिखेंगे वही, तो जो वर्ण हम सही से नहीं बोल पाते, चाहे वह हमारा अंग विकार हो या चाहे कुछ भी हो, भले मुझे पूर्ण ज्ञान है कि यह वर्ण यहाँ हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन मौखिक भाषा और लिखित भाषा में यही अंतर पाया जाता है कि लिखित भाषा में वर्तनी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्णों के सही उच्चारित करके आप जब वही लिखेंगे तो हमारी वर्तनी दोष रहित होगी। दूसरा है वाक्य रचना। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा वर्ण आता है, वर्ण से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से हमारे पद बनते हैं, पद से हमारे वाक्य बनते हैं। तो प्रत्येक वाक्यों की रचना जो की जाती है वह सही शब्दों के द्वारा की जानी चाहिए। सुपाठ्यता, जो हमारा पाठ है वह सुंदर और सुंदरता के साथ रचित हो या लिखा गया हो। चौथा है विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदी भाषा व्याकरण के बिना अधूरी मानी गई है और हमारे जितने विराम चिन्ह हैं, हिंदी भाषा में 13 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, वैसे हमारे 20 विराम चिन्ह हैं। संपूर्ण विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। तो प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना महत्व है। पांचवा है क्रमबद्धता। जैसा कि आपको हमने लिखित भाषा में भी बताया है कि क्रमबद्धता का विशेष महत्व होता है। क्रमबद्ध तरीके से ही वाक्य की रचना की जानी चाहिए।
छठवां है व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि रहित भाषा। हिंदी भाषा हमारी व्याकरणिक भाषा है, तो उसमें कोई भी ऐसा व्याकरणिक दोष नहीं होना चाहिए। सातवां है स्पष्ट शब्द चयन। हमारे शब्दों का जो चयन है वह क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द न हो जिसका कोई अर्थ ना होता हो और जो स्पष्ट रूप से समझ में ना आता हो। आठवां है प्रस्तुति की मौलिकता। जो हमारा प्रस्तुतिकरण है वह मौलिक होना चाहिए। अब हम आपको अगला पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में अनुभूति। अनुभूति क्या होती है? अब आम भाषा में भी अनुभूति सुनते होंगे, कैसी हमको अनुभूति हुई, हमें ऐसा लगा। अनुभूति का अर्थ व्यक्तित्व का ही बीज क्या होती है? अनुभूति होती है। व्यक्तित्व का बीज जो होती है वह अनुभूति कहलाती है। अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक स्वानुभूति होती है, एक गृहीत अनुभूति। स्वानुभूति मतलब स्वयं के द्वारा ग्रहण की हुई, और गृहीत अनुभूति होती है जो हम ग्रहण करते हैं। स्वानुभूति व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न होती है, लेकिन गृहीत अनुभूति दृश्य तथा श्रव्य माध्यमों से ग्रहण की जाती है। मतलब या तो हम कोई चीज़ देख के, या तो कोई चीज़ सुन के, या पढ़ के, तीनों चीज़ों से हम ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर निबंध लिखने के लिए कहा जाए और आपने हिमालय नहीं देखा है, तो आप कैसे लिखेंगे? गृहीत अनुभूति के आधार पर लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ स्वानुभूति काम नहीं आएगी, क्योंकि आपने हिमालय को देखा ही नहीं है, तो स्वानुभूति कैसे आएगी? तो यहाँ क्या होगी, आप गृहीत अनुभूति का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से आप हिमालय पर निबंध लिख सकेंगे। अब उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप हिमालय को पोस्टर में, किताबों में, या किसी के से सुना है हिमालय हमारा कैसा है, हरा है, पत्थर है, नदियाँ हैं, क्या है, मतलब तमाम चीज़ें जो आपने दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से ग्रहण किया है, उसके माध्यम से आप लिखेंगे। उसी को अपना अभिव्यक्ति बनाएंगे। इसी के विपरीत मेरे गांव का मेला पर निबंध अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ स्वानुभूति आपके लेखन का आधार होगी, क्योंकि आपके गांव का मेला, आप प्रतिवर्ष जब भी आपके गांव में मेला लगता होगा तो आप वहाँ जाते होंगे, वहाँ के प्रत्येक चीज़ों से आप अवगत होंगे और उसका प्रस्तुतिकरण आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो यह कौन सी अनुभूति हो गई? स्वानुभूति। इस तरह से स्वतंत्र रूप से जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उसमें आपको हमने अनुभूति पढ़ाया और स्वतंत्र रूप से लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ाया। अब स्वतंत्र अभिव्यक्ति की हमें क्या आवश्यकता है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति की हमें आवश्यकता क्या पड़ी? दोनों अभिव्यक्ति इसमें आती हैं, लिखित तथा मौखिक। वैसे तो लिखित तथा मौखिक दोनों ही कार्य महत्व है पूर्ण है, किंतु लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य अधिक आवश्यक है, जिसको हम नीचे स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे पहला है, बालक की घरेलू भाषा अपरिमार्जित और अशुद्ध होती है। जो हम घर में जिस भाषा का प्रयोग होते हैं वह व्याकरणिक भाषा नहीं होती और परिमार्जित भाषा नहीं होती, वह भाषा हमारी अशुद्ध होती है। इसलिए विद्यालय में अगर बच्चा उसी भाषा का प्रयोग होता है तो बहुत त्रुटियां होती हैं उसकी भाषा में, तो उस त्रुटियों को शिक्षक के द्वारा शुद्ध रूप से अभ्यास कराकर दूर किया जा सकता है। दूसरा है, मौखिक कार्य अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। जैसे लिखित अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के बाद आती है, तो पहले हम बच्चे को से कौन सा कार्य कराते हैं? मौखिक कार्य कराते हैं। बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है, बोलना सीख जाता है, तो आप उससे क्या करते हैं? उसका नाम पूछते हैं, उसके घर के परिवार के बारे में पूछते हैं, आप उसका परिचय पूर्ण रूप से लेना चाहते हैं। तो यह कार्य सर्वप्रथम कैसे किया जाता है? मौखिक रूप से किया जाता है। तो मौखिक साधन सर्वोत्तम साधन। आप अगर
सबसे पहले बच्चे को लिखित अभिव्यक्ति के रूप में अभ्यास कराएंगे तो बहुत कठिनाई आपको आएगी। और बालक को अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए मौखिक कार्य कराना आवश्यक होता है। और अगर आप मौखिक रूप से आप पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन से लोग रहते हैं, तो बच्चा बड़ी आसानी से बताता है, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, भैया भाभी। तो वह उसे वहाँ स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का समय मिलता है। तीसरा है विचार विनिमय मौखिक भाषा में ही किया जा सकता है। विचार विनिमय, अपने विचारों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें समय की भी बचत होती है और अपने भाव विचारों को आप स्पष्ट रूप से तुरंत प्रस्तुत करके दूसरे के विचारों को आप सुन भी सकते हैं। चौथा है लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। लिखित अभिव्यक्ति यानी मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर होती है। मौखिक अभिव्यक्ति इसलिए निर्भर होती है क्योंकि सर्वप्रथम हम मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद हम लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमारी लिखित अभिव्यक्ति आती है। इसलिए हमारी लिखित अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर होती है। पांचवा है लिखित अभिव्यक्ति को क्रमबद्ध एवं लिपिबद्ध रूप में प्रकट करना होता है। यह जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, बिना लिपि के आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लिपिबद्ध रूप से, लिखित भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता होगी, लेकिन मौखिक भाषा आप अपने घर में जिस भाषा को सुन रहे हैं उस भाषा से आप अपने विचार का विनिमय कर सकते हैं, लेकिन लिखित रूप में ऐसा नहीं हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए क्रियाकलाप, इन तीनों के लिए कौन सा ऐसे कार्य किया जाए जिससे यह विकसित हो। पहला आता है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए हमें कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। सर्वप्रथम प्रार्थना सभा, बच्चों से सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन कराना चाहिए। इसके बाद वाद विवाद, विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ, उत्सव पर्व जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, गांधी जयंती हो गया और हमारे होली हो गए, दीपावली हो गए आदि पर्वों के बारे में उत्सव पर्व स्कूल या कॉलेजों में मनाए जाने चाहिए। अभिनय यानी नाटक, छोटे छोटे नाट्य की प्रस्तुति भी करानी चाहिए। कवि दरबार, कवि सम्मेलन जो हमारा बाल सम्मेलन होता है वो भी कराना चाहिए। कवि गोष्ठियाँ, अंत्याक्षरी आदि, यह मौखिक विकास के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है लिखित अभिव्यक्ति। बच्चों, ये जो हम आपको मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति या सृजनात्मक अभिव्यक्ति पढ़ा रहे हैं, यह प्रश्न आपका बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके उदाहरण को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर आपको उदाहरण देने में कठिनाई आती है, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको एक बार सुनने के बाद भूले ना और दोबारा आपको यह पढ़ना ना पड़े। दूसरा है लिखित अभिव्यक्ति। निबंध प्रतियोगिता, सुलेख। सर्वप्रथम हम बच्चे से क्या कराते हैं, सुलेख। सुलेख का अर्थ क्या होता है, सुंदर लेखन। लिखित अभिव्यक्ति में सर्वप्रथम सुलेख आता है, यानी बच्चे से सुंदर लेखन कराया जाना चाहिए। इसके बाद हमारी कहानी लेखन, निबंध प्रतियोगिता और विवरण लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। तीसरा आता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में हमने बताया है सृजन यानी खोज करना, आविष्कार करना। तो विद्यालय पत्रिका, प्रत्येक वर्ष विद्यालय या कॉलेजों में पत्रिका छपवाई जाती है, उसमें आप अपनी कविता हो या निबंध हो या जो कुछ भी आप अपने द्वारा रचित कर सकते हैं उसको आज ज़रूर सम्मिलित करिए। भित्ति पत्रिका, भित्ति का अर्थ होता है दीवार। भित्ति का अर्थ होता है दीवार में अच्छे अच्छे पोस्टर बना के आप प्रस्तुत करिए। कक्षा पत्रिका, कक्षा में
पत्रिकाओं का अच्छे अच्छे कार्ड बना के आप प्रस्तुत करिए। सृजनात्मक लेखन व क्लब। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपको अगर इस पार्ट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।